नमस्कार दोस्तों। आज हम स्वदेशी आंदोलन 1905 के विषय में विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, 1899 से 1905 के बीच भारत का वॉयसरॉय लॉर्ड कर्जन था। 1905 में लॉर्ड कर्जन घोषणा करता है कि बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाएगा। एक पूर्वी बंगाल और असम, जिसकी राजधानी ढाका होगी, और दूसरा बंगाल, जिसकी राजधानी कलकत्ता होगी। अब दोस्तों, हम बंगाल विभाजन के कारणों पर बात करते हैं। बंगाल विभाजन के कारण में अगर हम देखें तो हमें दो बातें याद रखनी है। एक बात, सरकार क्या बोल रही है, इसका क्या कारण है। दूसरा, राष्ट्रवादी इसका कारण क्या बता रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सरकार। सरकार का यह दावा होता है कि जो बंगाल का विभाजन है यह प्रशासनिक सुविधा हेतु महत्वपूर्ण है। इससे सरकारी मशीनरी और जनता दोनों को कहीं ना कहीं फायदा होगा, क्योंकि सरकार इसमें तर्क देती है कि जो यह बंगाल है यह बहुत बड़ा प्रांत है, तो इसका प्रशासन चलाना बहुत मुश्किल है, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो या अन्य चीजें हो। तो अगर हम इसको बांट दें तो इससे क्या होगा, प्रशासन चलाना बहुत आसान होगा। कुछ हद तक ये तर्क भी सही था। और राष्ट्रवादी इसके कारण में क्या बताते हैं। राष्ट्रवादी बोलते हैं कि जो ये बंगाल का विभाजन है, ये जो बंगालियों में एकता है इसको खत्म करने के लिए किया गया है। ये क्या है, फूट डालो और शासन करो की नीति पे आधारित है। एक और तो बंगाली और गैर बंगालियों के बीच तनाव होने की आशंका थी, और दूसरा क्या है, हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव, वो भी स्पष्ट था। तो राष्ट्रवादी ये तर्क देते हैं कि भाई ये क्या है, बंगालियों के बीच जो एकता है उसको खत्म करने का एक प्रयास है अंग्रेजों का। दोस्तों, इसके बाद हम इस स्वदेशी आंदोलन, अब मैंने स्वदेशी आंदोलन क्यों कहा, क्योंकि दोस्तों ये जो स्वदेशी आंदोलन था ये क्या था, ये बंगाल जो विभाजन है इसका ही एक क्या था, परिणाम था। मतलब जो बंगाल का विभाजन सरकार ने किया था, उसी वजह से ये स्वदेशी आंदोलन क्या है, उत्पन्न हुआ। तो दोस्तों, अब हम स्वदेशी आंदोलन के स्वरूप की बात करते हैं। सोलह अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, सारे सड़क में उतर आते हैं और टाउन हॉल में जमा हो जाते हैं दोस्तों। और एक स्वदेशी बांधव समिति बनाई जाती है, और जो विदेशी चीजें हैं, विदेशी कपड़े हैं, उनका खुलकर बहिष्कार किया जाता है दोस्तों। और जो अंग्रेजी अदालतें हैं उनका बहिष्कार किया जाता है, और पंचायतों के माध्यम से फैसले किए जाते हैं। और जो आपके अंग्रेजी शिक्षण संस्थान है उनका बहिष्कार किया जाता है, और बच्चों को जो आपके ये स्वदेशी शिक्षण संस्थान है इनमें उनके दाखिले किए जाते हैं और वहां पे उन्हें पढ़ाया जाता है। ये बात दोस्तों हमने की स्वदेशी आंदोलन के स्वरूप की। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन की विशेषताएं और महत्व की। दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में पहला आंदोलन था। इसमें दोस्तों महिलाएं,
शहरी मजदूर, छात्र बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और दोस्तों इस आंदोलन में किसान भाग नहीं लेते। और दोस्तों दूसरा हम महत्व में क्या देख सकते हैं कि दोस्तों इससे जो स्वदेशी उद्योग है जैसे माचिस, कांच, कपड़ा उद्योग, इसको काफी बढ़ावा मिलता है। और दोस्तों स्वदेशी जो शिक्षण संस्थान है उनको बहुत बढ़ावा मिलता है। और दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर बंगाली लोगों में एकता स्थापित करने के लिए आमार सोनार बांग्ला गीत लिखते हैं ताकि बंगालियों में एकता स्थापित हो सके। और दोस्तों लोग सड़कों में उतरकर वंदे मातरम गाते हैं। इस तरह की कई तमाम घटनाएं होती है। और दोस्तों परंतु इतना कुछ होने के बावजूद भी बंगाल का विभाजन होके रहता है। और दोस्तों इस बंगाल विभाजन आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन में कांग्रेस दो गुटों में बंट जाती है। एक हम कहते हैं जिसे हम कहते हैं गरम दल, नरम दल, या हम उदारवादी, गरमपंथी भी कह सकते हैं। दोस्तों नरम दल में जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता इत्यादि नेता शामिल होते हैं। और गरम दल में लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल और अरविंदो घोष ये शामिल होते हैं। दोस्तों नरम दल आंदोलन संवैधानिक तरीके से चलाना चाहते थे, पर अगर हम गरम दल वाले देखें तो ये काफी उग्र प्रवृत्ति के थे। ये आंदोलनों के माध्यम से, हड़तालों के माध्यम से सरकार पर दबाव डालना चाहते थे। और दोस्तों जो नरम दल है ये आंदोलन को सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे, परंतु जो गरम दल है ये आंदोलन को पूरे भारत में फैलाना चाहते थे। जैसे दोस्तों गरम दल के एक नेता बाल गंगाधर तिलक गणेश चतुर्थी, शिवाजी महोत्सव के माध्यम से इसको महाराष्ट्र में फैला देते हैं। दोस्तों तो दोस्तों हमने आज स्वदेशी आंदोलन के बारे में काफी विस्तृत रूप से जाना और हमने जाना कि इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप या इस आंदोलन में कांग्रेस के दो हिस्से शामिल होते हैं। शुरू में नरम दल और बाद में इसमें गरम दल का प्रभुत्व हो जाता है दोस्तों। और फिर हमने नरम दल और गरम दल के बीच अंतर को भी समझा। तो दोस्तों आज फिलहाल इतना ही। इसके बाद हम अगला टॉपिक मुस्लिम लीग के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।